नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी अहम खबर हम आपको बता दें। फरार कैदी हुए गिरफ्तार। भोरसी जेल में बंद थे राकेश और अभिजीत। 2 दिन पहले पुलिस गिरफ्त से हुए थे फरार। यूपी के मथुरा से गिरफ्तार कर लिया गया है इन कैदियों को। क्राइम ब्रांच ने 40 घंटे में किया गिरफ्तार। कई मामलों में वांछित हैं दोनों बदमाश। तो 2 दिन पहले पुलिस गिरफ्त से फरार हुए थे ये। यूपी के मथुरा से गिरफ्तार कर लिया गया है दोनों आरोपियों को। आपको बता दें कि दोनों कैदी हैं जो 2 दिन पहले ही पुलिस गिरफ्त से फरार हुए थे। 40 घंटे के अंदर दोनों को फिर से गिरफ्तार कर दिया गया है। तो 40 घंटे के अंदर ही यहां बड़ी कामयाबी कहेंगे इसे। 40 घंटे के अंदर दोनों को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। भोरसी जेल में बंद थे। 2 दिन पहले ही पुलिस गिरफ्त से भागे थे ये। सर, 2 फरार कैदियों को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ मामला छूटा है? ये 30/5/2022 को हमारी एस्कॉर्ट गार्ड बोंडसी जेल से 2 कैदियों को लेके इलाज के लिए LNJP हॉस्पिटल लेके गई थी। जिनके दोनों कैदियों के नाम अभिजीत और राकेश हैं। और जब उनको वापस वो एक प्राइवेट व्हीकल में बिठा के लेके आए एस्कॉर्ट गार्ड के मुलाजिम, जबकि उनको सरकारी गाड़ी में उनको लेके आना चाहिए था। और रूट से बाहर जाके एक सेक्टर 38 में ग्रीन ट्री नामक होटल था, उसमें लेके गए। वहाँ से ये जो कैदी थे ये उनको चकमा देकर भागने में सफल रहे, जिसके संबंध में हमने अपने जो पुलिस कर्मचारी थे तीनों, HC नीशू, कांस्टेबल उसका नवीन व हेड कांस्टेबल अनिल, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया था। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, कई मामलों में ये दोनों वांछित चल रहे थे, बड़ी कामयाबी कहेंगे क्योंकि 40 घंटे के अंदर ही इन्हें एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए कंचन, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये दोनों जब कैदी फरार हुए थे तो पुलिस की कार्यशैली पर एक सवालिया निशान जरूर खड़ा हो गया था, जिसे पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए तत्पर कार्रवाई की और दोनों को मथुरा से गिरफ्तार कर लिया है। इन पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बताना चाहूंगा दर्शकों को कि इन दोनों कैदी को पुलिस इलाज के लिए दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल लेके गई थी। वापसी जब इनको लेके आ रही थी तो ये दोनों पुलिस को चकमा दे करके फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस की कई टीमें इनके पीछा कर रही थी और इनको आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्राइम ब्रांच ने 40 घंटों में ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इनके गिरफ्त से भागने के बाद कई तरह के सवाल जरूर उठ रहे थे, लेकिन क्राइम ब्रांच ने उन तमाम सवालों का यहां पर 40 घंटे के अंदर ही जवाब दे दिया। चलिए, इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि आपने जारी की है प्रत्याशियों की लिस्ट। नगर पालिका चुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट चेयरमैन के लिए यहां पर जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि ललिता के नाम पर लगाई गई है मुहर। वार्डों के पार्षद प्रत्याशियों की भी घोषणा की गई। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। वार्डों के पार्षद प्रत्याशियों की भी घोषणा हो गई है। सोहना से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अहम खबर टीवी स्क्रीन पर, ब्रेकिंग खबर। आपने यहां पर जारी कर दी है प्रत्याशियों की लिस्ट। नगर पालिका चुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। चेयरमैन के लिए ललिता के नाम पर यहां मुहर लगा दी गई है। वहीं वार्डों के पार्षद प्रत्याशियों की भी यहां पर लिस्ट जारी कर दी गई है। बड़ी अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ब्रेकिंग खबर इस वक्त की हर खबर पर। सोहना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। नगर पालिका चुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो जारी हो गई है। अब तक इस पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या ये लिस्ट आज जारी होगी या फिर लिस्ट जारी होते होते शाम भी हो सकती है, लेकिन अब ये ब्रेकिंग खबर हम आपको बता रहे हैं। लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। आपकी ओर से घोषणा कर दी गई है प्रत्याशियों की लिस्ट। ललिता के नाम पर चेयरमैन के लिए मुहर भी लगा दी गई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर नारनौल से आ रही है। एक और बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का बयान सामने आया है। पिंडवाड़ा गांव में बनाए जाएंगे 2 बिजली घर। तो 220 किलोवाट और 32 किलोवाट की होगी क्षमता। बड़ी खबर इस वक्त की
डिस्पेंसरी के लिए बनाया जाएगा नया भवन। पहले बिजली विभाग 37,000 करोड़ घाटे में था, अब 2,000 करोड़ रुपए यहां पर मुनाफे में चल रहा है। बड़ी अहम खबर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 220 किलोवाट 32 किलोवाट की होगी क्षमता। डिस्पेंसरी के लिए बनाया जाएगा नया भवन। पहले बिजली विभाग 37 जिस तरह से लगातार अगर देखा जाए तो कई तरह के यहाँ पर सवाल बिजली विभाग पर उठते आए हैं। लगातार अगर देखा जाए तो जो समस्या थी बिजली की वो काफी समय से बनी आ रही है, लेकिन अब यहाँ पर खुद बयान दिया है। यहाँ पर रणजीत चौटाला ने साफ तौर पर बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि ये एक बड़ी उपलब्धि है। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला हैं जिन्होंने यहां पर कहा है कि पेटवाड़ा गांव में 2 बिजली घर बनाए जाएंगे। बड़ी उपलब्धि है। 220 किलोवाट 32 किलोवाट के होंगे और साथ ही डिस्पेंसरी के लिए एक भवन भी नया बनाया जाएगा। 37,000 करोड़ पहले घाटे में था, लेकिन अब मुनाफे में है। तो लगभग 2,000 करोड़ मुनाफे में है। ये बयान दिया है बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने। तो यहां पर बयान देते हुए नजर आए, साफ तौर पर उन्होंने ये बयान दिया है और कहा है कि ये एक बड़ी उपलब्धि है। जिस तरह से लगातार बिजली की समस्या बनी आ रही थी, अब वो समस्या जो है वो यहां पर खत्म होगी, लोगों को राहत जरूर मिलेगी। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हरकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरकेश, बड़ी खबर यहां पर बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का ये बयान सामने आया जिस पर उन्होंने कहा है कि 220 किलोवाट और 32 किलोवाट के यहां पर जो है नए डिस्पेंसरी विभाग वो भी बनाया जाएगा। यहां पर कई तरह की यहां पर उपलब्धियां वो देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है इस पर? जी, आज प्रदेश के बिजली मंत्री गांव पेटवाड़ में पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर 220 किलोवाट के एक बिजली घर की और 32 किलोवाट के साथ साथ में दूसरे बिजली घर की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि गांव में जो डिस्पेंसरी है उसका भवन भी बनाया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने अब क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में भी बोला कि अब क्षेत्रीय पार्टियां अब खत्म हो जाएंगी और देश में एकमात्र पार्टी जो है वो बीजेपी होगी। बीजेपी पार्टी ऐसी है जो सभी वर्गों का विकास बराबर करवा रही है, दुनिया को भारत का सिरमौर बना सकती है, यह बीजेपी पार्टी है। इस बारे में उन्होंने काफी कुछ कहा है और पेटवाड़ गांव की जो विकास की योजनाएं थी उनमें भी उन्होंने सभी घोषणाओं को पूरा करने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया है। आज हरकेश, अगर देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ पर 2 नए बिजली घर बनाए जा रहे हैं उससे लोगों को यहाँ पर राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि कई समय से अगर देखा जाए तो बिजली की समस्या जो है वो लगातार बनी हुई है और लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए इस समस्या को लेकर। बिजली को लेकर लगातार ग्रामीण क्षेत्र में कट लग रहे हैं और बिजली के को लेकर बार बार रोड जाम या और भी काफी लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। बिजली के जो घोषणा की गई है 2 बिजली घर बनाने में, इससे लगभग 10 से 12 गाँव में काफी कुछ ग्रामीणों को राहत मिलेगी। इसके साथ साथ उन्होंने बिजली विभाग के बारे में भी कहा है कि जो 37,000 करोड़ का घाटा चल रहा था अब 2,000 करोड़ का मुनाफे में बिजली निगम चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए बेहद शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खेलो इंडिया को लेकर पीसी की, जिसमें उन्होंने बताया कि 4 से 13 जून तक खेलो इंडिया 2021 तक कार्यक्रम चलेगा। सीएम ने कहा कि खेलो इंडिया की मेजबानी करना हमारा सौभाग्य है। कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि खेलो इंडिया के तहत अगर बात करें तो 25 खेल होंगे। जी हाँ, खेलो इंडिया का जो कार्यक्रम अभी 4 जून को प्रारंभ होने वाला है, 4 जून से 13 जून ये कार्यक्रम चलेगा। और जैसे पता है कि इससे पहले 2 बार खेलो इंडिया हो चुका है देश के विभिन्न भागों में और इस बार हमारा सौभाग्य है और मैं केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी और हमारे खेल मंत्री उनका धन्यवाद भी करता हूं कि इस बार का जो खेलो इंडिया का कार्यक्रम उसकी मेजबानी हमें हरियाणा। तो वहीं उकलाना से विधायक और राज्य मंत्री अनूप धानक के निवास के सामने एक पिता ने अपने स्कूल में पढ़ने वाले यहां पर बेटी और बेटे के साथ सांकेतिक धरना शुरू कर दिया। बिटमड़ा गांव के निवासी सतीश जांगड़ा ने जांगड़ा ने श्रम विभाग पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि लंबे समय से उनके बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। बता दें कि सतीश का बेटा यहाँ 6 क्लास में पढ़ता है जबकि बेटी मुस्कान यहाँ पर 8th क्लास में पढ़ती है, लेकिन दोनों को ही छात्रवृत्ति नहीं मिली, जिसे लेकर
पिता में काफी ज्यादा गुस्सा है और पिता ने यहाँ पर सांकेतिक प्रदर्शन भी यहाँ पर शुरू कर दिया है, धरना शुरू कर दिया है अनूप धानक के घर के बाहर। और यहाँ उन्होंने कहा है कि जब तक उनके बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल जाएगी वो इसी तरीके से यहाँ पर बैठे रहेंगे। बहादुरगढ़ की बात कर लेते हैं। बहादुरगढ़ के फन टाउन वाटर पार्क में झूला टूटने से एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें तीनों बच्चों के सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। गंभीर हालत में बच्चों को यहां पर अस्पताल में तुरंत भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत अब भी चिंताजनक बनी हुई है। हादसे के बाद वाटर पार्क प्रबंधन की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि हादसा होते ही वाटर पार्क के कर्मचारी मौके से भाग गए। वहीं एसडीएम भूपेंद्र सिंह का कहना है कि वाटर पार्क चलाने की परमिशन, फायर एंड सेफ्टी उपकरण और साथ ही पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की जांच भी यहां पर की जाएगी। फेवरेट चीज क्या पसंद है खाने में? Everything. So these are important clinical cues also to look for any. आसौदा में स्थित एक फन टाउन के प्लैटिना रिजॉर्ट के नाम से एक रिजॉर्ट है, जिसकी इंफॉर्मेशन ट्वीट की गई थी सीएम ट्विटर हैंडल पर भी और हमारे ट्विटर हैंडल पर भी एडमिनिस्ट्रेशन के। और इसमें सूचना ये प्राप्त हुई है कि 3 बच्चे, 3.5 साल की बच्ची, एक 11 साल की बच्ची और एक 7 साल का बच्चा, इन सबको कोई झूला झूलते हुए ट्रेन में झूलते समय उनको गंभीर चोटें लगी। एक बच्चे को सिर में सीवियर हेड इंजरी हुई है, दूसरे बच्चे को भी हेड इंजरी हुई है, वो थोड़ी कम सीवियर है, और एक बच्ची के लेग में टिश्यू टूट के, और फ्रैक्चर तो शायद नहीं है लेकिन पैर में भी काफ़ी अच्छी गंभीर चोट है। और कौन है ये रिजॉर्ट के संचालक, उनके लिए हमने फायर वालों को और जो अलग सेफ्टी डिपार्टमेंट्स हैं उनको हमने इन्फॉर्म किया है। एसएचओ आसौदा को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि इस मामले में तह में जाकर पता करें कि किसकी लापरवाही से और कैसे ये दुर्घटना हुई है। ये दुर्घटना और गंभीर हो सकती है, इसमें बच्चों की जान भी जा सकती थी और ये चिंता का विषय है। इसमें प्रशासन बहुत ही जल्दी पूरी मुस्तैदी से काम करेगा। मैं प्लैटिना रिजॉर्ट में आया था अपने बच्चे को लेके, तो यहाँ पे एक टॉय ट्रेन में सवार हुए थे मेरे बच्चे और मैं भी साथ था। तो तेज़ गति के कारण, ड्राइवर की गलती या किसी बता नहीं पाऊँगा, तेज़ गति के कारण वो पलटी कर गया है डब्बा। तो उसमें मेरे बच्चे इंजर्ड हुए काफ़ी, और तीनों बच्चे इंजर्ड रहे। मैं भी थोड़ा बहुत हुआ लेकिन मैं बर्दाश्त कर गया, बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो बच्चों को कहाँ चोटें लगी हैं? सर बच्चे को सिर पे चोट लगी है, तीनों को बाजू पे चोट लगी है, तीनों को टांगों को भी चोट लगी है, तीनों को सीरियस इंजर्ड है। सीरियस इंजर्ड एक बहुत ज़्यादा है, बाकी 2 थोड़ा कम है। हुआ ये था, जो मोनोरेल है वो एकदम से चलते चलते हम लोग दूसरे साइड पे थे और ये बच्चे इसके साथ ही घूम रहे थे। और इसमें क्या हुआ, उसने स्पीड बढ़ा दिया और पीछे के 2 डब्बे गिर गए, उसमें हमारे बच्चे भी थे। तो उसमें क्या हुआ, एक तो ट्रेन के नीचे आ गया बिल्कुल, तो उसको ये लगा, ये साइड में आ गया, उसके बाद उसको स्किन लगी। उसके बाद हम ढूंढते रह गए जी, आपकी मैनेजमेंट कहाँ है, डॉक्टर कहाँ है, एम्बुलेंस कहाँ है, कहाँ लेके जाएँ, क्या है, कोई नहीं था जी वहाँ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर हम बाहर आए तो देखा तो वो एक बंदे ने बोला कि भैया मैं लेके चलता हूँ, स्कूल की बस थी, 2 बंदे थे, एक ड्राइवर और एक बंदा था, स्कूल का एक बंदा, वही लेके गए। और उसके बाद उन्होंने बोला कि यहाँ पे एडमिट कराओ, उसके बाद वो करते हैं। फन टाउन से कोई नहीं आया आपके साथ? नहीं, वहाँ पे कोई नहीं था जी। हमने पूछा, 10 गाड़ियाँ खड़ी थी, मैंने पूछा किसी गाड़ी वो बाद में आए, जब यहाँ पे हम ले आए उसके बाद आए, उसके बाद पहले जी किसी के पास चाबी है। तो बारिश के बाद धान की फसल खराब हो गई, जिसके बाद उद्योग नगरी फरीदाबाद में 45 डिग्री तापमान में एक किसान सेब की फसल तैयार कर रहा है। किसान का मानना है कि दूसरे फसलों के मुकाबले उसको सेब की खेती से आमदनी ज्यादा हो गई, जबकि कृषि एक्सपर्ट का मानना है कि ठंडे इलाके में होने वाले सेब और यहाँ पर होने वाले सेब में काफी फर्क होगा। हम धान और गेहूं की मोटी फसल करते थे जी पहले जी, तो बिजली की उससे फसल हमारी खराब होगी, धान की बढ़िया नहीं बन पाई। तो पिताजी गुस्से हो गए, वो कहने लगे भाई ऐसे बात नहीं बनेगी, तो यहाँ में नुकसान ज्यादा जा रहा है, तो कुछ अलग हटके करके देखा। दुनिया
बागवानी या कुछ ऐसे कर जिससे नाम हो गए। अब वो बागवानी में जैसे अमरूद या बेरिया के बाग होते हैं तो वे नाम से चलते हैं, भाई उसकी है बेरिया और अमरूद उसके बाग का है। तो कहने लगे ऐसे कर, तो मैं मेरे ये ठेकेदार हम यहाँ ट्यूबवेल पे लूट रहे थे, तो हमने यूट्यूब पे देख रहे थे यही जट उसमें हरिमन शर्मा का सेब का वो आ गया जी। मैं इसे कहने लगा सर ठेकेदार में सेब लगाया ना, वहां की हाँ हो जाएंगे। मैंने कि यहाँ में लिख रही है 48 डिग्री टेम्परेचर तक हो जाएगा फल। तो हमने उनसे बात करी फिर हरिमन शर्मा जी से, उन्होंने कहा 48 डिग्री तक टेम्परेचर में फल हो जाता है हमारे ये। और फिर हमने बाद में देखा तो राणा जी का भी आया, और राणा जी के वहां पे हम देख आए जा करके। वहां पे पुराने पेड़ थे जो उन्होंने 20-25 पेड़ थे, उन्होंने अब तो अमरूद का बाग काट के बढ़ा दिया, सेब का लगाए उन्होंने 1-2 एकड़ में और सेब वे भी वहीं से लाए थे। तो राणा जी ने जब 250 रुपए का पौधा बताया था, और मैं बादाम के पेड़ वहीं से लेकर आया था, राणा जी के पास बादाम के पेड़ 120 रुपए का बादाम का पेड़ दिया था। खबर बल्लभगढ़ से है, जहां एक और देश प्रदेश में बढ़ती महंगाई से लोग काफी परेशान हैं। तो वहीं अब आने वाले दिनों में ये परेशानी और बढ़ने वाली है, क्योंकि आने वाले दिनों में दूध के दाम भी बढ़ सकते हैं। डेयरी संचालकों का कहना है कि पिछले 1 साल के मुकाबले इस साल गेहूं की फसल कम होने की वजह से भूसा के रेट में बढ़ोतरी देखने को मिली है, और कई जगहों पर तो भूसा मिल भी नहीं रहा। ऐसे पशुओं के लिए चारा बड़ी मुश्किल से एकत्रित करना पड़ रहा है। फिलहाल डेयरी संचालकों ने कहा है कि इतनी महंगाई में पशुओं के लिए चारा लाना भी मुश्किल हो रहा है। खल, चुनी, बिनोल जैसी चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं। तो डेयरी संचालक दूध के दाम बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में आम आदमी की जेब पर खासा असर पड़ेगा। देखो जी, हमारी गौशाला में 700 गोवंश है, और एक गोवंश के लिए एक समय में 65 रुपया का चारा हम डाला जा रहा है इसमें। और चारा जो है पिछले सीजन से इस बार महंगा है। अच्छा। महंगा है। क्या रेट? उसके बाद जो रेट आ रहा है, क्या रेट? अब जो है भूसे का रेट 450 से लेके 500 रुपए तक ऊपर नीचे होता रहता है। तो कितना फर्क देखने को मिला पिछले सीजन? 150 कम से कम 150 रुपए का फर्क पड़ रहा है पिछले सीजन से और इस सीजन में। तो उसका कारण है कि किसान भी जो अपनी फसल को वैसे नहीं कटवा के और मशीनों से कटवा रहे हैं, जिसकी वजह से भूसे का उत्पादन कम है, और कम उत्पादन की वजह से तो देश में एक दिन में 3,712 कोरोना के नए केस सामने आए हैं, और कोरोना के चलते 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2,584 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट, अगर हम इसकी बात करें तो 98.74% हो गया है। बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 19,509 केस एक्टिव हैं, और अब तक देश में कोरोना से 5,24,641 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 187 नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना के चलते यहां पर कोई मौत नहीं हुई है। 247 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.86% पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात कर ले तो अकेले सिर्फ गुरुग्राम में 145 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो 25 नए संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही हिसार की बात कर ले, यहां 2, पंचकुला में 5 और सिरसा में 3 मामले सामने आए हैं। वहीं अगर बात करें प्रदेश में एक्टिव केसों की, तो फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 1082 केस एक्टिव हैं, जबकि 10,621 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है।
तो वहीं चंडीगढ़ में मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह आने वाले दिनों में हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के मौसम को लेकर यहां पर अनुमान बता रहे हैं अपना। उन्होंने बताया है कि उन्होंने कहा है कि अभी आने वाले 4 से 5 दिनों तक मौसम साफ ही रहेगा। 10 दिनों तक बारिश का कोई अनुमान नहीं है। आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। और अगर हम बात करें हरियाणा और पंजाब के कई जिलों की, तो यहां तापमान लगभग 43 से 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। हरियाणा के हिसार और गुरुग्राम जिलों में, पंजाब के मुक्तसर और बठिंडा जिलों में तापमान लगभग 43 से 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यानी अभी मौसम साफ रहेगा। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।